बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम हाफिज़ मोहम्मद जाहिद फ़ारूक, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन फिज़िक्स एट डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट कर लिया हुआ है। दिस इज़ अबाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। चैप्टर के स्टार्ट में हमने डिफरेंट डेफिनेशंस डिस्कस की जो इस चैप्टर में यूज़ होनी है। उसके बाद फिर हमने मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसमें मैग्नीफिकेशन की टाइप्स, लीनियर मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन को डिस्कस किया। फिर हमने सिंपल माइक्रोस्कोप को स्टडी किया और सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को स्टडी किया। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज़ अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और दूसरे नंबर पे हमने साथ डिस्कस करना है स्पेक्ट्रोमीटर। तो आज का लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का बेसिक मतलब क्या होता है? टेली का मतलब होता है फार और स्कोप का मतलब होता है व्यू करना। तो टेलीस्कोप का मतलब हुआ कि ये एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम फार ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। अब फार ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास डिफरेंट प्लैनेट्स के मून्स हैं, इसके अलावा स्टार्स हैं, प्लैनेट्स इटसेल्फ हैं, गैलेक्सीज हैं। इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से व्यू कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ख़ास बात यह है कि ये ऑब्जेक्ट को हमें इन्वर्टेड फॉर्म में दिखाएगी। तो चूँकि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स सारे के सारे हमें स्फेरिकल फॉर्म में या सर्कुलर फॉर्म में नज़र आते हैं, तो इसलिए उनके इन्वर्टेड होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब आते हैं इसके प्रिंसिपल की तरफ। प्रिंसिपल में ये है कि जब हम किसी फार ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करते हैं तो टेलीस्कोप के अंदर इसका वर्चुअल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होता है जो कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे लाई करता है, जिसको हम व्यू पॉइंट भी कहते हैं, और आई के थ्रू हम इसको विजुअलाइज कर लेंगे। अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। अब इसमें मेन हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो दो हमारे पास सिलेंड्रिकल ट्यूब्स रिक्वायर हैं। एक ट्यूब दूसरी ट्यूब के अंदर स्लाइड कर सकती हो। तो इसके लिए हमें इस ट्यूब की एक साइड पे हमें बड़े साइज का लेंस रिक्वायर होगा जिसको हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे। इसका अपर्चर भी बड़ा होना चाहिए और इसका फोकल लेंथ भी बड़ा होना चाहिए। दूसरी ट्यूब में हमें दूसरे एंड के ऊपर आई पीस लगाना है जो रिलेटिवली स्मॉलर फोकल लेंथ का भी होगा और स्मॉल अपर्चर का भी होगा। अब इन दोनों ट्यूब की जो मैक्सिमम लेंथ हमें रिक्वायर्ड है, दिस इज गिवन बाय एल, और वह इन दोनों फोकल लेंथ्स के सम के इक्वल आ जाएगी। तो एल इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई। अब इस ट्यूब को आप राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड स्लाइड कर सकते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमने इसको आउटवर्ड स्लाइड किया और ये हमने इसको इनवर्ड स्लाइड किया। तो आप जिस साइड पे उसको स्लाइड करना चाहें स्लाइड करके उसका क्लियर इमेज हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। अब किसी हेवनली बॉडी से जब लाइट टेलीस्कोप के अंदर एंटर होगी तो टेलीस्कोप का पहला लेंस इसका रियल, इन्वर्टेड और डायमिनिश्ड प्राइमरी इमेज हमें प्रोवाइड करेगा। ये इमेज सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है, और इसको अगर हम इस तरह से एडजस्ट करें कि ये इमेज आई पीस के फोकल लेंथ के ऊपर लाई कर रहा हो, तो हम कहेंगे कि हमारी टेलीस्कोप इस वक्त नॉर्मल एडजस्टमेंट में है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में हमारे पास जो मैक्सिमम लेंथ टेलीस्कोप की रिक्वायर होती है, दिस इज गिवन बाय एल एंड दिस इज द सम ऑफ
ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ एंड आई पीस फोकल लेंथ। अब इस नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम देखते हैं कि इमेज किस तरह से फॉर्म होगा। तो सबसे पहले देखें कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये हमारा ऑब्जेक्टिव, लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ। दूसरी साइड पे हमारे पास ये है आई पीस। आई पीस हमारे पास रिलेटिवली स्मॉलर फोकल लेंथ का और रिलेटिवली स्मॉल अपर्चर का होगा। अब आप देखें कि मैंने ऑब्जेक्टिव को रिलेटिवली थिन शो किया है, क्योंकि थिन लार्ज फोकल लेंथ को शो करता है और थिक लेंस जो होगा वो रिलेटिवली स्मॉल फोकल लेंथ को शो करता है। इसलिए इनकी थिकनेस से भी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा या कम होगा। अब फार किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज ऑफ लाइट हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर फॉल करेंगी और एक पॉइंट पे आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी इमेज फॉर्म हो जाएगा। अब इस इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से एफ नॉट का इक्वल होगा और आई पीस से इसका डिस्टेंस एफ ई के इक्वल होगा। तो अब आप देखें कि हमारा टोटल लेंसेज का डिस्टेंस एफ नॉट प्लस एफ ई के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि हमारी टेलीस्कोप इस वक्त नॉर्मल एडजस्टमेंट में है। अब इन रेज को एक्सटेंड करते हैं ताकि हम आई से इसको विजुअलाइज कर सकें। तो ये रेज आई की तरफ मूव करती हैं, तो जब आप इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो ये डॉटेड फॉर्म में इनको शो किया है, दीज आर गोइंग पैरेलल। तो हमारा फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। अब इन्फिनिटी पे बनने की वजह से अभी हम इसको विजुअलाइज नहीं कर सकेंगे। अब हम आते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट में कुछ कैलकुलेशंस की तरफ, लेकिन इससे पहले हम डायग्राम को दोबारा देखेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑब्जेक्टिव, ये आई पीस। अब ये देखें जो पैरेलल रेज ऑब्जेक्टिव के ऊपर इंसिडेंट थी, दीज आर फॉर्मिंग एंगल एल्फा। तो इंसिडेंट रेज ने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल एल्फा फॉर्म किया। ये दूसरी साइड पे सेम एंगल बिटवीन टू लाइंस सेम आ रहा है, और ये हमारी रिफ्रैक्टेड जो रेज थी इन्होंने एंगल बीटा फॉर्म किया। इस ऑब्जेक्ट का नाम हमने यहाँ पे ए डैश बी डैश रख दिया है। अब आते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ ताकि इसकी मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर लें। तो अब इस मैग्नीफिकेशन के लिए हमने उसी ट्राइंगल को दोबारा कंसिडर करना है। इसको ज़रा मैंने साइज में इंक्रीज कर दिया ताकि आप इसको सही तरह से व्यू कर सकें। अब इसमें आप देखें कि हमारे पास दो ट्राइंगल बन रही हैं जिसमें ए डैश बी डैश उनका कॉमन है। तो एक ट्राइंगल हमारे पास है ए डैश ओ बी डैश और दूसरी ट्राइंगल है ए डैश ओ डैश बी डैश। तो पहले देखें हमारी जो ट्राइंगल लेफ्ट साइड पे है, दिस इज ए डैश ओ बी डैश। अब इसमें देखें कि हमारा एंगल ए डैश ओ बी डैश दिस इज इक्वल टू एंगल एल्फा। अब हमें पता है कि स्मॉलर वैल्यूज़ के लिए एल्फा और टैन एल्फा आपस में इक्वल होंगे। तो टैन हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर ओवर बेस, दिस इज ए डैश बी डैश ओवर ओ बी डैश। अब ओ बी डैश की जो लेंथ है दिस इज इक्वल टू एफ नॉट। तो हमारे पास एल्फा की वैल्यू आ गई ए डैश बी डैश ओवर एफ नॉट। इसी तरह दूसरी ट्राइंगल को कंसिडर करें। ये हमारे पास है ए डैश ओ डैश बी डैश। अब इस ट्राइंगल में बीटा अगेन tan बीटा के इक्वल है एंड दिस इज गिवन बाय ए डैश बी डैश ओवर ओ डैश बी डैश। अब ओ डैश बी डैश हमारे पास एफ ई के इक्वल है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश ओवर एफ ई। अब हमें पता है कि मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर होती है बीटा ओवर एल्फा के इक्वल।
बीटा और अल्फा की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ए डैश बी डैश ओवर एफ ई डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश ओवर एफ नॉट। तो ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएंगे तो मैग्नीफिकेशन हमारे पास बच जाएगी एफ नॉट ओवर एफ ई, यानी कि मैग्नीफिकेशन दोनों फोकल लेंथ की रेशो के इक्वल आ गई। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारी मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो लार्जर मैग्नीफिकेशन के लिए हमें ऑब्जेक्टिव लार्जर फोकल लेंथ का रखना होगा और मोर रेजोल्यूशन के लिए इसका अपर्चर या इसका डायमीटर भी हमें लार्जर साइज का रखना होगा। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल व्यू की तरफ कि प्रैक्टिकली अगर हमने ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करना है तो जाहिर है नॉर्मल एडजस्टमेंट में हमें इमेज नज़र नहीं आएगा। तो अब उसके लिए हम ये करते हैं कि हम अपनी डायग्राम में थोड़ी सी चेंज लाएंगे। तो दोबारा उनकी प्लेसमेंट देखें, उनके एंगल्स, प्राइमरी इमेज एफ नॉट के ऊपर लाई कर रहा है। अब यहाँ से चेंज स्टार्ट होगी। चेंज ये है कि हमने ए डैश बी डैश को आई पीस के फोकल लेंथ के अंदर ले आना है, यानी कि इसका डिस्टेंस थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया तो ये ऑब्जेक्ट हमारे एफ ई के अंदर लाई कर रहा है। अब हमारा आई पीस एज मैग्नीफाइंग ग्लास बिहेव करेगा। तो अब इससे जो फाइनल इमेज होगा वो हमें एक जगह पे फोकस होती हुई रेज हमें प्रोवाइड करेंगी, तो हम इनको विजुअलाइज कर सकेंगे। ये जो फाइनल इमेज हमारे पास फॉर्म हो रहा है, दिस इज लाइंग एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो हमारे पास नॉर्मली 25 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो आई इसको विजुअलाइज कर लेगी। अब एंड पे हमारे पास जो कमर्शियल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होती है उसमें बहुत सारी चेंजेस की जाती हैं। मैग्नीफिकेशन को इंक्रीज करने के लिए मोर लेंसेज यूज़ किए जाते हैं। इमेज को ट्यूब से बाहर विजुअलाइज करने के लिए उसमें मिरर का यूज़ किया जाता है। फिर उसको लैपटॉप के साथ या मोबाइल के साथ अटैच करके आप इसको पिक्चर किस तरह से ले सकते हैं इमेज की, ये सारी चेंजेस इसमें की जाती हैं। अब आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ, दिस इज़ स्पेक्ट्रोमीटर। तो जैसा कि नाम में जाहिर है कि स्पेक्ट्रम को मेजर करने वाला ये हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा। ये उसकी फिगर देखें। तो दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट, दिस इज यूज्ड टू स्टडी द स्पेक्ट्रा ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। अब इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है कोलीमेटर। लेफ्ट साइड पे आपको टेलीस्कोप की शक्ल का ये नज़र आ रहा है। कोलीमेटर का काम हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास है टर्न टेबल, सेंट्रल पार्ट, और तीसरा मेजर पार्ट है इसका टेलीस्कोप, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टाइप की होगी। अब इसके इन पार्ट्स को सेपरेटली डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है कोलीमेटर। अब कोलीमेटर का काम बेसिकली ये है कि आपको पैरेलल बीम प्रोवाइड करना। अब इसके लिए हम ये करते हैं कि एक ट्यूब की एक साइड पर हम स्लिट यूज़ करते हैं और इस ट्यूब के अंदर हम एक स्फेरिक लेंस इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास ट्यूब, और ट्यूब के अंदर हमने ये स्फेरिक लेंस लगा दिया। आप इसको सिंपली एक कंपाउंड लेंस कह सकते हैं। कंपाउंड इस सेंस में कि ये कनकेव और कन्वेक्स लेंस का मजमूआ है। दोनों लेंसेज को हमने कंबाइन इस वजह से किया है ताकि लेंस की मैग्नीफाइंग पावर को इंक्रीज किया जा सके। अब इस लेंस को एडजस्ट करने के लिए कि हमेशा सोर्स इसके फोकल पॉइंट के ऊपर ही लाई करे, ये स्क्रू लगा होता है। इसकी हेल्प से आप लेंस को बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। तो ट्यूब की एक साइड पर
हमारे पास ये स्लिट्स हैं वेरिएबल एडजस्टमेंट की कि आप इनका साइज स्लिट से आप इसका साइज स्लिट का इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। स्लिट के साथ हमने एक सोर्स यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे टॉय लेज़र शो की है रेड कलर वाली, आप इसकी जगह पे वाइट लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब जब हम इस सोर्स को ऑन करेंगे, ये हमें एक बीम ऑफ लाइट प्रोवाइड करेगा जो कि लेंस के ऊपर फॉल करेगी। अब याद रखना है कि ये स्लिट और लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ के इक्वल होना चाहिए। तो अब हमें पता है कि अगर सोर्स फोकल लेंथ के ऊपर लाई कर रहा हो तो लेंस से पास होने के बाद रेज पैरेलल हो जाती हैं। तो इस कोलीमेटर का बेसिक फंक्शन यही है कि ये हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोवाइड करे। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, दैट इज टर्न टेबल। टर्न टेबल सेंटर में लाई करता है और इसके जो मेजर पार्ट्स हैं उनमें सबसे पहले है टर्न टेबल बेस। तो ये बेस मेटल की बनी होती है। इस बेस के ऊपर आप देख रहे हैं दो स्केल्स होंगी, एक को हम मेन स्केल कहेंगे और एक को वर्नियर स्केल कहेंगे। मेन स्केल टर्न टेबल के साथ फिक्स होती है और वर्नियर स्केल टेलीस्कोप की मूवमेंट के साथ साथ इसके ऊपर मूव करती है। तो यहाँ पे दो एरोज आपको शो हो रहे हैं, मैग्नीफाइड फॉर्म में देखें कि किस तरह से हम इससे एंगल को विजुअलाइज करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वर्नियर कैलिपर में हम रीडिंग लेते हैं। इसके बाद टर्न टेबल के ऊपर एक माउंटिंग स्टैंड है जिसके ऊपर हमने दूसरा टर्न टेबल इसके ऊपर प्लेस करना है। इस स्क्रू की हेल्प से हम उस टेबल की हाइट को चेंज कर सकते हैं, इसको इंक्रीज भी किया जा सकता है, डिक्रीज भी किया जा सकता है और फिर हम इस स्क्रू को टाइट कर देंगे ताकि उस पोजीशन से वो मूव ना करे। अब इसके ऊपर ये हमारा एक्चुअल टर्न टेबल आ गया जिस पे हमने प्रिज्म या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को प्लेस करना है। अब इस टर्न टेबल के ऊपर स्मॉल साइज में एक स्पिरिट लेवल लगा होता है। स्पिरिट लेवल में एक बबल होता है। अगर बबल सेंटर में हो जैसा कि फिगर में नज़र आ रहा है तो इसका मतलब होगा कि हमारा टर्न टेबल बिल्कुल लेवल में है और लाइट की रेज जो कोलीमेटर से आएंगी उनको हम प्रॉपरली टेलीस्कोप की तरफ गाइड कर सकते हैं। तो इस टर्न टेबल के ऊपर हमने प्रिज्म को प्लेस करना है ताकि प्रिज्म का एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड किया जा सके। तो अब उसके लिए हमें प्रिज्म को रोटेट करना पड़ेगा ताकि सूटेबल साइड लाइट वाली साइड पे आए और दूसरी साइड से लाइट रिफ्रैक्ट होकर टेलीस्कोप में एंटर हो सके। अब उसके बाद अगर हम प्रिज्म नहीं प्लेस कर रहे, हमने स्पेक्ट्रम को विजुअलाइज करना है तो उसके लिए हमें डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग स्टैंड चाहिए। ये स्टैंड आपको फिगर में नज़र आ रहा है, इसको हम टर्न टेबल के ऊपर प्लेस करेंगे और इसके अंदर हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग रखेंगे जिस पे डिफरेंट नंबर ऑफ लाइंस एनग्रेव्ड होंगी। तो इस तरह से टर्न टेबल से हम लाइट को टेलीस्कोप की तरफ गाइड करेंगे। अब आप देखें कि अगर हम मोनोक्रोमैटिक लाइट का सोर्स यूज़ कर रहे हैं तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पास होने के बाद हमें जो स्लिट्स मिलेंगी वो कुछ इस तरह की मिलेंगी, यानी कि सारी की सारी सेम कलर की, सेंट्रल में मैक्सिमम इंटेंसिटी और सेंटर से जैसे जैसे हम राइट या लेफ़्ट मूव करेंगे इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। और अगर हम वाइट लाइट यूज़ करें तो सेंट्रल ब्राइट वाइट फ्रिंज फॉर्म होगा, उसकी सराउंडिंग में आपको फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिफरेंट कलर्स विजुअलाइज होंगे जिनको आप मोर ऑर्डर में स्टडी करके उनका वेवलेंथ फाइंड कर सकेंगे। अब आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, दिस इज जस्ट लाइक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो अब इसमें हमारे पास ये उसी तरह की सिलेंड्रिकल ट्यूब है।
इस ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब जिसमें हम आईपीस को एडजस्ट करेंगे वो इसके अंदर स्लाइड करेगी। अब एक साइड पे हमारा आईपीस और दूसरी साइड पे हमारा ऑब्जेक्टिव। अब आईपीस और ऑब्जेक्टिव के अंदर हम क्रॉस वायर्स यूज़ करते हैं। ये ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर क्रॉस का निशान बना होता है। अगर हम आईपीस से इस क्रॉस वायर्स के निशान को सही तरह से विजुअलाइज कर सकें तो इसका मतलब होगा कि हमारी टेलीस्कोप स्लिट से आने वाली लाइट को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है, और अगर ये विजिबल ना हो तो हमें उसकी फोकसिंग को एडजस्ट करना होगा। तो अब आप देखें कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो कि कोलीमेटर से आ रही है, प्रिज्म से या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पास होने के बाद हमारे आईपीस में एंटर होगी और बिल्कुल क्रॉस वायर्स के ऊपर अपना प्राइमरी इमेज फॉर्म करेगी, जिसको हम क्लियरली विजुअलाइज कर सकेंगे। अब आप देखें कि हमारा जो एक्चुअल स्पेक्ट्रोमीटर है उसकी डायग्राम। अब आप इसमें कोलीमेटर, दरमियान में हमारा टर्न टेबल, उसकी बेस पर आपको मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर रीडिंग्स क्लियरली विजिबल हैं। दरमियान में टर्न टेबल के वो पिलर है जिसके ऊपर हमारा एक्चुअल टर्न टेबल प्लेस करना है, जिसके ऊपर इस वक्त आपको प्रिज्म पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। इसमें डिफरेंट स्क्रूज भी आपको विजिबल हैं जो टर्न टेबल की लेवलिंग को एडजस्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह वर्नियर स्केल के पास आपको माइक्रोमीटर की तरह का लगा हुआ स्क्रू भी नज़र आ रहा है जो कि इसकी फाइन मूवमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे। और राइट साइड पे हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टाइप की टेलीस्कोप है जो कोलीमेटर से आने वाली लाइट को हमारे आईपीस की तरफ गाइड करेगी। अब एंड पे हमारे पास हैं स्पेक्ट्रोमीटर के यूजेस। तो सबसे पहला इसका यूज़ है कि हम इसकी हेल्प से एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दोनों को हम स्टडी कर सकते हैं। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह का होगा कि कलर्स के दरमियान आपको ब्लैक लाइंस नज़र आएंगी। ये ब्लैक लाइंस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की निशानी है कि ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रहे हैं। और एमिशन स्पेक्ट्रम हमारे पास कुछ इस किस्म का होगा। इसमें हम एमिट होने वाली किसी भी सब्सटेंस से एमिट होने वाली जो लाइंस हैं उनको हम क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इनके डिफरेंट नाम रखे हुए हैं। इसके बाद आप इसकी हेल्प से, अगर आपके पास मोनोक्रोमैटिक सोर्स है तो मोनोक्रोमैटिक सोर्स का आप वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं फार्मूला अप्लाई करके, एंगल को नोट करके। तीसरे नंबर पे अगर हमने इसके टर्न टेबल पे प्रिज्म को प्लेस किया है तो प्रिज्म का एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी फाइंड किया जा सकता है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये हैं इसके यूजेस। अब इसके साथ ही हमारे आज के लेक्चर का वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।